हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 12वीं फिजिक्स हिंदी मीडियम का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया है। सेकंड चैप्टर है आपका विद्युत विभव तथा धारिता, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके कुछ क्वेश्चनों को हमने करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम आज करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, क्वेश्चन है आज का हमारा कि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि खोखले चालक के अंदर, कोई सा भी एक चालक है जो खोखला है अंदर से, उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। क्यों? उसका रीजन बताना है कि अगर खोखला चालक है तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, एक जैसा होगा, और उसका रीजन बताना है क्यों होगा। ठीक है ना? तो देखें आप क्या होता है। तो कोई सा भी खोखला चालक है, देखो ये मान लो ये आपका एक खोखला चालक हो गया, ठीक है ना? खोखला चालक है, जब इसको आवेश दिया जाता है, जब इस खोखले चालक को हम आवेश देंगे तो जो आवेश रहेगा, वो चार्ज रहेगा, वो कहाँ रहेगा, उसके बाहरी पृष्ठ पर रहेगा। ये जो आवेश देंगे तो वो आवेश कहाँ रहेगा, उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहेगा, उसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा। जब भी किसी खोखले चालक को हम आवेशित करते हैं, आवेश देते हैं, ठीक है, किसी सिस्टम के द्वारा, तो जो आवेश होगा उसके बाहरी पृष्ठ पर ही फैल जाएगा, लेकिन अंदर कोई आवेश नहीं होगा। अगर अंदर आवेश नहीं होगा तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। किसके अंदर? खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब शून्य हो जाएगी तो एकांक धनावेश है, ये देखो ये आपका एकांक धनावेश है। इस धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने विभव का फॉर्मूला पढ़ा था, V बराबर क्या होता है आपका, कार्य बटे आवेश। ठीक है, V बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, V मतलब विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। तो अगर कोई सा भी खोखला चालक है, अगर उसको हम आवेशित करते हैं तो संपूर्ण आवेश कहाँ रहेगा, उसके बाहरी पृष्ठ पर रहेगा, उसके अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा। अगर अंदर आवेश नहीं रहेगा तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो गई तो इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए उसके अंदर विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विभव की परिभाषा हमने पढ़ी है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अब यहाँ आवेश को हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आवेश क्या होगा, इस पर समान रूप से फैल गया। ठीक है, तो आवेश समान है तो इसको आवेश को हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इस कारण से इसके अंदर, है ना, जो विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो खोखले चालक के अंदर विभव का मान शून्य होता है, इसका रीजन ये है। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, जब किसी खोखले चालक को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, मतलब आवेश दिया जाता है, तो संपूर्ण आवेश कहाँ रहेगा, उसके बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होगा, उसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि खोखला चालक है। तो इसके कारण से क्या होगा, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने के कारण क्या होगा, खोखले चालक के अंदर एकांक धनावेश को, मतलब उसके अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसका विभव कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये रीजन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरह से आएगा, पराविद्युतांक किसे कहते हैं। देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, पराविद्युतांक किसे कहते हैं और इसके प्रकार बताइए। पराविद्युतांक किसे कहते हैं, पराविद्युतांक के प्रकार। तो पराविद्युतांक की परिभाषा पहले बतानी है ना, और उसके प्रकार बताने हैं। तो देखो, पराविद्युतांक की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे पदार्थ जो अपने में से, मतलब ऐसे पदार्थ जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, लेकिन आवेश प्रवाह का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे आपका मान लो HCl हो गया, H2 हो गया, है ना, पानी हो गया, ठीक है, HCl हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, ठीक है, ये आपके पराविद्युतांक है। ठीक है, ये क्या करते हैं, आवेश का प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, वो क्या कहलाएंगे, आपके पराविद्युतांक कहलाते हैं। इसके प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक आपका ध्रुवीय होता है, अध्रुवीय। ठीक है, अब देखें आप, देखो एग्जाम्पल समझना, है ना। देखो, वे पदार्थ जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, लेकिन आवेश प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, पराविद्युतांक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका कागज हो गया, मोम हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक, ये तो आपके पराविद्युतांक के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अपन प्रकार। तो प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है पराविद्युतांक, एक आपका ध्रुवीय पराविद्युत होते हैं और एक होते हैं अध्रुवीय पराविद्युत। तो ध्रुवीय क्या होते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत क्या होते हैं, तो वे पराविद्युत जिनके अणुओं के, देखो कोई सा भी पदार्थ किससे, जैसे मान लो एक पदार्थ है, ठीक है,
है ना, एक पदार्थ है वो किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। कोई सा पदार्थ है वो किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। तो वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश, देखो अणुओं के अंदर दो चीजें होती है, ठीक है ना, क्योंकि अणु क्या किससे मिलकर बनता है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें उसके परमाणु के अंदर या अणु के अंदर क्या होगा, एक तो धनावेश होगा और एक क्या होगा, ऋणावेश होगा, ठीक है। क्या चीज होगी, एक तो धनावेश होगा और एक ऋणावेश होगा। तो वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश के केंद्र, मतलब ये जो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं। जैसे मान लो यहाँ धनावेश हो गया और इस पॉइंट पर क्या हो गया, ऋणावेश हो गया। ए पॉइंट पर धनावेश और बी पॉइंट पर ऋणावेश। तो ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, संपाती नहीं होते। संपाती नहीं होने का मतलब एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होते हैं, दोनों धनावेश और ऋणावेश अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं। वो क्या कहलाएंगे, आपके ध्रुवीय पराविद्युत, मतलब अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं। संपाती नहीं होते का मतलब समझ रहे हो, संपाती का मतलब होता है एक बिंदु पर केंद्रित होना, और संपाती नहीं होना मतलब एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होते, मतलब एक धनावेश अलग बिंदु पर होगा और ऋणावेश अलग बिंदु पर होगा, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके ध्रुवीय पराविद्युत कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका H2O हो गया और HCl हो गया, ठीक है। ये आपके क्या है, ध्रुवीय पराविद्युत है। फिर से परिभाषा समझना कि वे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसके अंदर जो अणु होते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या है, ये अणु है, ठीक है। और अणु में के जो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, संपाती नहीं होते हैं, तो ध्रुवीय पराविद्युत कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका H2O और HCl, ठीक है। फिर अध्रुवीय पराविद्युत क्या होंगे, तो वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, संपाती होते हैं। संपाती मतलब जिसमें क्या होगा, ये जो अणु है उसमें एक ही बिंदु पर आपका धनावेश भी होगा और एक ही बिंदु पर क्या होगा, ऋणावेश भी होगा। इन दोनों के केंद्र संपाती होते हैं, एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, आपका अध्रुवीय पराविद्युत कहलाता है, ठीक है। जैसे O2 और H2O। लेकिन अगर इसको विद्युत क्षेत्र में, है ना, अध्रुवीय पराविद्युत को अगर विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो वो किस तरह से व्यवहार करने लगते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका 3 क्वेश्चन आपके हुए अभी कि खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान क्यों होता है, ठीक है, वो बताया आपको पहले। और दूसरा आपका पराविद्युतांक के प्रकार बताया, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो समझे। विद्युत धारिता की परिभाषा तथा व्यंजक और इसकी सहायता से एक फेरेड को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, विद्युत धारिता की परिभाषा देना है, उसका व्यंजक निकालना है और इसकी सहायता से एक फेरेड को परिभाषित करना है। और ऐसा भी पूछ सकते हैं, और जो धारिता होती है उसका SI मात्रा को विमीय सूत्र, ठीक है। तो सभी चीज़ें हम करवाएंगे। तो परिभाषा देखें, है ना। पहले तो आपके विद्युत धारिता होती क्या है वो समझना है। तो कोई किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मान लो कोई सा भी चालक है जिसको हम क्या दे रहे हैं, ये आपका एक चालक हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक AB एक चालक हो गया, A और B एक चालक हो गया, ठीक है। तो यदि किसी चालक को दिया गया आवेश, इस चालक को हम क्या कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। आवेश मतलब Q, ठीक है। क्या दे रहे हैं, इसको आवेश दे रहे हैं, ठीक है, Q दे रहे हैं। यहाँ अपन आवेश दे रहे हैं इसको Q, ठीक है। तो किसी चालक को दिया गया आवेश देंगे तो वो उसमें उसके विभव में वृद्धि, उसका विभव कितना होगा, V होगा। इसका विभव कितना होगा, इस चालक का विभव कितना होगा, V। तो इसमें इसके विभव में वृद्धि के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर से समझना कि कोई सा भी चालक है, अगर हम उसको आवेश देंगे तो ये जो आवेश होता है वो उसके विभव में जो वृद्धि हो रही है, उसके विभव में जो वृद्धि हो रही है उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। जैसे माना कि यदि चालक को Q आवेश दिया गया तो अगर हमें किसी चालक को Q आवेश दे रहे हैं तो उसके विभव में वृद्धि कितनी हो रही है, V हो रही है, ठीक है। तो इस परिभाषा से हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो समझना आप, ठीक है। क्या, किसी चालक को दिया गया आवेश मतलब Q, क्या आवेश Q, उसके विभव में वृद्धि V, विभव में वृद्धि कितनी मान ली अपन ने, V के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आवेश का मान बढ़ेगा, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है आवेश का मान बढ़ाओगे तो विभव बढ़ेगा, आवेश कम करोगे तो विभव क्या होगा, कम होगा। दोनों में होने वाला परिवर्तन क्या होगा, समान होगा। तो किसी चालक को दिया गया आवेश Q, उसके विभव में वृद्धि V के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये हो गया। अब Q
बराबर, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो बराबर का निशान आता है, और एक नियतांक राशि आती है, उसको हमने क्या ले लिया, सी भी। ठीक है, एक नियतांक राशि आती है ना, तो जहाँ सी क्या हो गया आपका, धारिता का नियतांक हो गया, जो सी है वो क्या हो गया आपका, धारिता नियतांक लिख सकते हैं। जहाँ सी नियतांक तो है लेकिन किसको दर्शा रहा है, वो धारिता को, तो धारिता नियतांक है, नियतांक है। ठीक है, जो सी हो गया वो क्या हो गया, धारिता को दर्शाने वाला एक नियतांक हो गया। ठीक है, तो फिर से समझिए इतना कि यदि किसी चालक को हम क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। ठीक है, तो जो आवेश देंगे वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, उसके विभव में जो वृद्धि हो रही है उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मान लिया कि चालक को हमने क्यू आवेश दिया, तो उसके विभव में कितनी वृद्धि हुई, भी वृद्धि हुई, तब क्यू अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा इस डेफिनेशन से। ठीक है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका, सी भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हम धारिता का फॉर्मूला निकाल के फिर धारिता की परिभाषा निकालते हैं, तो अगर सी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू, ये भी क्या है, इंटू में बटे में चला जाएगा, तो क्यू बटे कितना हो जाएगा आपका, भी हो जाएगा। तो ये धारिता का फॉर्मूला हो गया क्या, सी बराबर क्यू बटे भी। ठीक है, क्यू बराबर सी भी एक फॉर्मूला हो गया, या सी का फॉर्मूला, धारिता का फॉर्मूला निकाले तो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे भी। इससे आप धारिता की परिभाषा दे सकते हैं। देखो क्या देंगे वो समझना, परिभाषा। परिभाषा सबसे पहले हम किसकी दे रहे हैं, 1 फैराड की नहीं दे रहे हैं, अब है ना, धारिता की दे रहे हैं, धारिता की परिभाषा। ठीक है, धारिता की परिभाषा। ठीक है ना, किस तरह से दे सकते हैं कि किसी चालक की धारिता सी, उसके जो ये ऊपर का क्या है आपका आवेश है, और नीचे का क्या है उसका विभव है। ठीक है, तो किसी चालक की धारिता बी, किसी चालक की धारिता सी। ठीक है, किसी चालक की धारिता क्या हो जाएगी आपकी, सी हो जाएगी, वो किसके बराबर होगी, उसको दिए गए, है ना, उसको दिए गए आवेश की मात्रा और उसके विभव में वृद्धि के क्या होती है, अनुपात में होती है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता, ठीक है, हम रट नहीं रहे, हम यहीं से देख के लिख रहे हैं कि किसी चालक की धारिता क्या, धारिता है ना, उसको दिए गए आवेश, ठीक है, और उसके विभव में वृद्धि, उसको दिए गए आवेश तथा विभव में, उसके विभव में वृद्धि तथा उसके विभव में वृद्धि के क्या होती है, अनुपात के बराबर होती है। ये डेफिनेशन हो गई। कैसे कि किसी चालक को हमने क्या आवेश दिया, तो किसी चालक की धारिता C, उसको दिए गए आवेश Q और उसके विभव में वृद्धि V के अनुपात के बराबर होती है। ये धारिता की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब हम इसका विमेय सूत्र और SI मात्रक देखते हैं। ठीक है ना, फिर से समझ लें एक बार इसको कि किसी चालक को दिया गया आवेश, अगर किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो वो विभव में वृद्धि के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर आवेश Q हो और विभव में वृद्धि भी हो तो Q अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। या Q बराबर ये निशान हटता है तो एक नियतांक राशि आती है और बराबर का निशान आता है तो C और V आ गया। ठीक है, C एक नियतांक राशि आ गई, वो किसको दर्शा रहा है, धारिता को दर्शा रहा है। इससे C का मान निकाला तो V बटे में चला गया। ठीक है, तो ये आपकी एक फॉर्मूला हो गया धारिता का। इससे हम परिभाषा दे सकते हैं कि किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि के क्या होती है, बराबर, अनुपात के बराबर होती है। ठीक है ना। अब हम आगे इसका विमेय सूत्र पढ़ेंगे और 1 फैराड की डेफिनेशन भी हम देंगे। ठीक है, देखें पहले SI मात्रक लिखते हैं, फिर विमेय सूत्र और, ठीक है, पहले क्या लिख रहे हैं अपन, SI मात्रक। SI मात्रक इसका क्या होता है, देखो, है ना, इसका होता है आपका या तो फेरड लिख सकते हैं, यह होता है ऊपर देखो फॉर्मूला क्या होता है, धारिता का C बराबर हमने पढ़ा था Q बटे V, यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो इससे अगर हम मात्रक लिखना चाहें तो एक मात्रक तो होता है, धारिता का मात्रक क्या होता है, फेरड।
ठीक है। या इससे लिख सकते हैं ऊपर क्या है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, कूलाम, ठीक है। और बटे नीचे क्या है विभव, विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो इसका एक और मात्रक हो सकता है कूलाम प्रति वोल्ट भी हो सकता है या फेराड भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, बीमीय सूत्र की। किसकी बात कर रहे हैं, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र, ठीक है। बहुत आसानी से बीमीय सूत्र निकल आएगा, है ना। वो कैसे निकलेगा, देखो ऊपर क्या है आप किसका धारिता का बीमीय सूत्र निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऊपर क्या है आपका आवेश, आवेश ऊपर क्या है, देखो ऊपर क्या है आवेश, आवेश का बीमीय सूत्र देखो C बराबर क्या होता है फॉर्मूला Q/V, ठीक है। तो इसका बीमीय सूत्र निकाल रहे हैं, तो ऊपर क्या है Q क्या आवेश, आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT, कितना होता है AT। और नीचे क्या है विभव, विभव और विभवांतर दोनों का बीमीय सूत्र हमने निकलवा के बताया था, दोनों सेम होते हैं। क्या होता है ML2 T⁻³ और A⁻⁻1। ये किसका बीमीय सूत्र होता है, नीचे जो लिखा है वो विभव का बीमीय सूत्र होता है, ऊपर लिखा है जो आवेश का बीमीय सूत्र होता है। इनको हम पुराने क्लासों में पढ़ चुके हैं और कैसे आता है वो भी बताया था आपको, ठीक है। तो धारिता का किस तरह से निकलेगा, देखो AT तो अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओगे, इनको ऊपर ले जाओगे तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस। M को ऊपर ले गए तो M की पावर क्या हो जाएगी -1। L को ऊपर ले गए तो L की पावर 2 है तो किसकी हो जाएगी -2 हो जाएगी, प्लस की है तो -2 हो जाएगी, ठीक है। T की पावर -3 है तो क्या हो जाएगा, T की पावर +3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में, क्योंकि माइनस में है। और A की पावर माइनस में है तो किसकी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, है ना। अब आगे इनको सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले M लिखते हैं, तो M की पावर -1, M के बाद L आता है, L की पावर -2, ठीक है। फिर T आता है, देखो यहाँ T की पावर कितनी है 1 और यहाँ कितनी है 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो T की पावर कितनी आएगी 2 और 3 और 1 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। और A की पावर यहाँ देखो प्लस का 1 और यहाँ भी प्लस का 1, तो A की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो गया आपका, M की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर 4 और A की पावर 2, ठीक है। इस तरह से बीमीय सूत्र हो गया। अब एक चीज़ और इसमें पूछी थी, एक फेरड की परिभाषा, देखो ये एक फेरड को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ हम कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके लिए एक फेरड के लिए आपको एक फेरड इसके लिए आपको मानना पड़ेगा ये फॉर्मूले में, है ना, ठीक है। क्या, एक फेरड बराबर, ये क्या है, क्यों क्या है आवेश, आवेश को क्या लिख सकते हैं कितना कूलाम, मान लो 1 कूलाम, आवेश को कितना मान लिया हम 1 कूलाम, ठीक है। और नीचे क्या है आपका विभव, विभव को कितना मान लिया अपन 1 वोल्ट, ठीक है। तब मतलब 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट बराबर क्या होता है 1 फेरड होता है, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषा कैसे देंगे वो समझना, परिभाषा, है ना। क्या हो जाएगी, यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर, है ना, क्या लिखाएगा आपका, यदि किसी चालक को कितना आवेश दे रहे हैं अपन 1 कूलाम का, को 1 कूलाम का आवेश देने पर, है ना, यदि किसी चालक को हम कितना आवेश दे रहे हैं 1 कूलाम का आवेश दे रहे हैं, तो उसके विभव में कितनी वृद्धि होनी चाहिए 1 वोल्ट की, देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उसकी जो धारिता कितनी होगी 1 फेरड होगी, है ना। बात समझ में आई, फिर से समझ ले कि यदि किसी चालक को कितना 1 कूलाम का आवेश दिया, तो हमें पता है चालक को अगर आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है आपका, ठीक है। तो आवेश क्या होता है, विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश दिया तो उसके विभव में कितने वृत्त की वृद्धि हुई 1 वोल्ट की वृद्धि हुई, तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी आपकी 1 फेरड हो जाती है, ठीक है। इस तरह से हमने आज 3 क्वेश्चन किए। सबसे पहला आपका खोखले चालक वाला किया, फिर परावैद्युतांक वाला किया और ये आपका धारिता वाला क्वेश्चन किया, ठीक है। अगले क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।